नवीन, तुम अपनी माँ को रोकते क्यों नहीं हो? आंचल के कहने पर नवीन तुरंत माँ के पास पहुंचा तो माँ आंखों में आंसू लाकर बोली, मैंने सोचा नहीं था मेरे बहू बेटे ऐसे नालायक निकलेंगे। दूर के डोल सुहावने होते हैं और पास आकर ही उनकी हकीकत पता चलती है। गांव से तो तुमने मुझे बड़ा मान मनोवल करके बुला लिया, मगर यहाँ कितनी इज्जत दे रहे हो तुम लोग। इज्जत होती तो ठंडी रोटियां नहीं खानी पड़ती। बहू नौकरी छोड़े तब तो गर्म रोटी मिले। अपनी माँ को दुख देकर तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे। मैं तो अपने गांव वापस जा रही हूँ। राज लक्ष्मी जी कंधे पर बैग टांगे खड़ी अपने बेटे से कह रही थी। तभी राज लक्ष्मी जी की बहू कमरे से निकलकर आई और कहने लगी, भगवान जाने आपको खुशी किस बात से मिलेगी। जितना भी अच्छा कर लो आपके दिमाग में चढ़ता ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि यह सब क्यों कर रही हो आप। यह बात सुनते ही राज लक्ष्मी जी फटी आंखों से बहू को देखती रह गई। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। राज लक्ष्मी जी का बेटा नवीन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और अब उसकी माँ ने उसके लिए रिश्ते भी ढूंढने शुरू कर दिए थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम कविता था और उसका विवाह शहर में हो चुका था। नवीन की नौकरी शहर में थी और वह शहर में ही रहता था, जबकि राज लक्ष्मी जी गांव में ही रहना पसंद करती थी। यहाँ पर उनकी खेती और एक बड़ा सा घर था और यहीं पर उनको सुकून मिलता था। नवीन की शादी हो जाने के बाद नवीन ने कई बार कहा कि माँ आप हमारे साथ आकर शहर में क्यों नहीं रहती। यहाँ पर आपको अकेले रहना पड़ता है और सब कुछ अकेले करना पड़ता है। तो राज लक्ष्मी जी ने कहा कि अरे मैं यहाँ रहती हूँ तो तुम कभी कभी बहाने से यही मिलने आ जाओगे और अपनी जमीन खेती भी देख लोगे। तुम्हारे पिताजी के बाद भी गांव में लोग मेरा कितना मान सम्मान करते हैं, इसीलिए मेरा मन यहाँ से जाने का नहीं करता। तो नवीन ने कहा, अरे माँ बहू बेटे चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो। नवीन की पत्नी आंचल ने कहा कि मम्मी जी मुझे आपकी सेवा करने का मौका कब मिलेगा। नवीन की नौकरी है, इस कारण हम गांव जल्दी नहीं आ पाते हैं। अगर आप वहां आ जाएंगे तो हम साथ मिलकर कितने अच्छे से रहेंगे। जब दोनों बहू जिद की तो लक्ष्मी जी मान गई, मगर उन्होंने कहा मुझे अच्छा लगा तो रहूंगी, वरना मैं गांव आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मुझे शहर रास आने वाला नहीं है। तुम इतना जिद कर रहे हो तो आ जाती हूँ। आंचल और नवीन खुशी खुशी राज लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर शहर आ गए। इस शहर में ही राज लक्ष्मी जी की बेटी कविता भी रहती थी। जब उसे पता चला तो उसने राज लक्ष्मी जी से फोन पर कहा, माँ दूर के डोल सुहावने होते हैं, यह लोग तुम्हें लेकर तो आ गए, मगर घर लाकर तुम्हारे साथ क्या होगा यह तो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। ख्याल रखना आप बहू के साथ हो। राज लक्ष्मी जी ने अपनी बेटी से कहा कि तू कहना क्या चाहती है, मगर कविता ने कहा कि आपको वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा। कविता की बात का अर्थ लाज लक्ष्मी जी समझ नहीं पाई। जैसे ही सोमवार की सुबह हुई तो लाज लक्ष्मी जी ने उठकर देखा कि बहू इतनी सुबह रसोई के काम में लगी हुई है। यह देखकर राज लक्ष्मी जी का मन खुश हो गया और मन में सोचने लगी कि मैं तो सोचती थी कि शहर की है तो सोती रहती होगी, मगर यह तो उठकर रसोई संभाल रही है। इतने में आंचल ने अपनी सासू माँ को चाय दे दी और फिर कमरे में चली गई। राज लक्ष्मी जी ने नहा धोकर मंदिर घूमने चली गई। आकर देखा तो दोनों तैयार होकर बैठे हैं। राजलक्ष्मी जी ने हैरान होकर कहा, तुम दोनों एक साथ कहीं जा रहे हो क्या? तो नवीन ने हंसकर कहा, अरे माँ इतनी सुबह हम घूमने थोड़ी जाएंगे, आंचल भी तो मेरी तरह ऑफिस जाती है, इसीलिए तैयार हो गई है। तो आंचल ने भी कहा कि मम्मी जी मैं आपके लिए नाश्ता बना दिया है और दोपहर के लिए खाना भी बना दिया है, आपको कोई काम करना नहीं पड़ेगा, आप बस आराम कीजिएगा। राजलक्ष्मी जी की बहू की नौकरी की बात सुनकर हैरान हो गई थी, क्योंकि अभी तक तो उन्हें यह बात मालूम ही नहीं थी। दोनों 9:30 बजे अपने अपने ऑफिस चले गए और राजलक्ष्मी जी ने अपनी बेटी कविता को फोन लगा दिया। बेटा तू मुझसे मिलने कब आएगी? एक शहर में रहते हुए भी क्या मैं तुझसे मिल नहीं पाऊंगी? तो कविता ने कहा कि माँ क्या आऊँ मैं, उस घर में कोई घर पर तो रहता नहीं है, आकर खुद ही अपने लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा।
इससे तो अच्छा मैं घर में ही कर लूँगी। आखिर मैं भी ननद हूँ, मेरी भी तो पूछ होनी चाहिए। मगर आपकी बहू तो सुबह ही नौकरी पर चल देती है। छुट्टी के दिन भी यह दोनों इतने व्यस्त होते हैं कि घर पर कोई मिलता नहीं। मुझे तो पता नहीं कि आप इन दोनों के साथ कैसे रह रही हो। तो राजलक्ष्मी जी ने कहा, हाँ बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि बहू नौकरी पर जाती है। आज पहली बार मेरे सामने गई है, शायद छुट्टी पर थी। कविता ने तुरंत कहा, देखा, महारानी सुबह ही घर से चली गई और सारे घर की जिम्मेदारी आप पर छोड़ गई। राजलक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं नहीं, उसने तो उठकर सुबह नाश्ता भी बना दिया और दोपहर का खाना भी तैयार करके गई है। मुझे कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा। तो कविता ने फिर से अपनी माँ के कान भरने की कोशिश की। अरे वाह, आप उसकी चालाकी समझी नहीं। आप चूल्हे की रोटी खाने, वह भी गरम गरम, और वह आपके लिए ठंडा खाना रख गई है। आप ही बताओ, बहू के रहते आपको ठंडा खाना मिल रहा है, यह सही बात है क्या? भला शहर आने का क्या फायदा? कविता की बातें राजलक्ष्मी जी के दिल में आंचल के प्रति जहर भरने का काम कर रही थी। जैसे ही शाम को आंचल घर आई तो राजलक्ष्मी जी ने उसको देखकर मुंह बना लिया। कमरे में अपना बैग रखकर सबसे पहले रसोई में गई तो देखकर चौंक गई और वापस आकर सासू माँ से बोली, अरे मम्मी जी, आपने तो खाना ही नहीं खाया। मैं तो आपकी पसंद की सब्जी भी बनाकर रख गई थी और आपने शाम की चाय भी नहीं की। राजलक्ष्मी जी ने स्पाट चेहरे से कहा, बहू, ठंडी रोटी खाने की आदत नहीं है और अब इस उम्र में दांतों की ताकत खत्म हो गई है। चाय बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए नहीं बना पाई। यह सुनकर आंचल मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैं अभी आपके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बना देती हूँ और कुछ खाने के लिए भी बना देती हूँ। आंचल ने तुरंत एक तरफ चाय चढ़ाई और दूसरी तरफ सासू माँ के लिए पकोड़े तलना शुरू कर दिया। जब आंचल बाहर चाय और पकोड़े लेकर आई तो राजलक्ष्मी जी की नज़र पकोड़े पर पड़ी और उनका मन ललचा गया। उनके सपाट चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह स्वाद लेकर पकोड़े खाने लगी। इतने में नवीन भी आ गया और तीनों मिलकर चाय पकोड़े का नाश्ता करने लगे। आंचल ने सासू माँ से पूछा कि मम्मी जी बताइए, खाने में क्या खाने का मन है? तो राजलक्ष्मी जी ने कहा, बहू, जो मन करे बना दो, इस उम्र में ज़्यादा इच्छाएं तो होती नहीं। तो आंचल ने भी मुस्कुराकर कहा, ठीक है मम्मी जी, आज मैं आपके लिए कुछ बाहर से ऑर्डर करती हूँ। और आंचल तुरंत अपनी सासू माँ के लिए कुछ खाने को ऑर्डर करने लगी। आधे घंटे बाद जब खाना आया तो राजलक्ष्मी जी चौंक गई। गांव में तो यह सब उन्होंने कभी देखा नहीं था, तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने छूकर देखा तो खाना एकदम गर्म था। फिर उन्होंने खुशी खुशी बेटे बहू के साथ खाना खाया। अगले दिन सुबह दोनों के ऑफिस जाते ही कविता ने फ़ोन किया, माँ, वह दोनों तो ऑफिस चले गए होंगे आपको छोड़कर। तो राजलक्ष्मी जी ने कहा, कल तो बहू ने मेरे लिए होटल से खाना मंगवाया था, वह एकदम गर्म था और स्वादिष्ट भी था। यह सुनते ही कविता चिढ़ गई और बोली, शुक्र है माँ, आपके लिए आपकी बहू रानी ने बाहर से खाना तो मंगवा दिया, हमारे लिए तो उसे वह भी नहीं होता। उसने यह नहीं सोचा कि बाहर का खाना खाकर आपका पेट भी खराब हो सकता है। अरे यह कोई उम्र है बाहर का खाना खाने की? दरअसल यह सब काम चोरी है। ऑफिस से आकर खाना ना बनाना पड़े, इस कारण वह बाहर से मंगाकर खिला रही है। आज फिर से कविता की बातों ने राजलक्ष्मी जी के अंदर आंचल के प्रति नफरत बनने का काम किया। राजलक्ष्मी जी ने तुरंत अपनी बेटी से कहा, तू सही कह रही है कविता, मेरा पेट बहुत भारी हो रहा है। तो कविता ने तुरंत कहा, यही तो कह रही थी मैं तो अपनी सास को कभी बाहर का खाना नहीं खिलाती, क्योंकि मुझे पता है उनके पेट को सूट नहीं करेगा। और कभी ठंडी रोटी नहीं खिलाती, हमेशा गरम गरम बनाती हूँ। सास ससुर तो भगवान होते हैं, उनकी सेवा करके फल लेना चाहिए। इससे तो आपकी बहू नौकरी छोड़ दे, तभी आपकी सेवा हो पाएगी, वरना आपको हमेशा ठंडी रोटी खानी पड़ेगी। उस दिन राजलक्ष्मी जी ने नवीन के आने पर उस पर बहुत गुस्से में कहा, बेटा, बहू तो सुबह ऑफिस चली जाती है और ठंडी रोटी मुझे खाने नहीं जाती। तुम तो मुझे गांव से कहकर लाए थे कि खूब सेवा करोगे, मगर सेवा करने का तुम्हारे पास समय ही कहाँ है। नवीन ये सुनकर चौंक गया कि आखिर माँ ऐसा क्यों बोल रही है।
उसने तुरंत कहा, मम्मी आपको कोई तकलीफ़ हो रही है तो बताओ। राजलक्ष्मी जी ने गुस्से में कहा, बता तो रही हूँ जो तकलीफ़ हो रही है। सोचा था बहू के पास रहूँगी तो बहू सेवा करेगी, मगर बहू को तो पता ही नहीं है कि सेवा क्या होती है। वह तो होटल का खाना मंगवा कर रख देती है। नौकरी से फुर्सत मिले तब तो सास की सेवा कर पाएगी। नवीन ने गुस्से में अपनी माँ से कहा, माँ आपके विचार अभी तक वही पुराने घिसे पिटे हैं। आपको आंचल की सेवा नज़र नहीं आ रही कि वह सुबह उठकर आपके लिए नाश्ता और खाना तक बना कर रख जाती है। वह तो ऑफिस में भी खा सकती है, लेकिन आपसे फिर भी बनाने को नहीं कहती, खुद ही आपके लिए सब करती है। शाम को आते ही आपसे दिन भर का हाल पूछती है, चाय बनाती है और फिर रसोई में खाना भी देखती है। राजलक्ष्मी जी ने तुरंत गुस्से में अपने बेटे से कहा, जिसे तू सेवा कह रहा है, क्या वही सास ससुर की सेवा होती है? अरे पैसों की कौन सी कमी थी, तू कमा तो रहा है, फिर वह बाहर क्यों जाती है? और देख आज तो अभी तक नहीं आई, अब खाना क्या तू बनाएगा? नवीन ने माथे पर हाथ मारा। अरे माँ, उसके ऑफिस में आज ज़रूरी मीटिंग थी, उसने मुझे फ़ोन करके बता दिया था। थोड़ी देर में वह वहाँ से निकलने वाली है, आपको तो खाना मिल ही जाएगा, तो इसमें घर में हंगामा करने की क्या ज़रूरत है? राजलक्ष्मी जी ने कहा, बेटा मैं यह दिन देखने के लिए तेरे साथ रहने नहीं आई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे बहू इतने नालायक हैं। अरे तूने मुझसे तो ये भी छुपा लिया कि बहू नौकरी करती है, नहीं तो मैं कभी शहर आती ही नहीं। अब तो राजलक्ष्मी जी रो रो कर कह रही थी। नवीन उन्हें बहुत समझाता रहा, लेकिन अंत में उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने गुस्से में कहा, देखो माँ, आंचल नौकरी तो नहीं छोड़ सकती। राजलक्ष्मी जी ने तुरंत गुस्से में अपने बेटे से कहा, तो मैं भी यहाँ नहीं रह सकती। जब वह नौकरी छोड़ दे तो मुझे गांव से बुला लेना। नवीन तो फटी आंखों से अपनी माँ को देखता रह गया और तभी घर में आंचल आई। उसके हाथ में ढेर सारे फल थे। उसने आते ही सबको डाइनिंग टेबल पर रखा और सासू माँ से बोली, मम्मी जी यह सब आपके लिए हैं, हम घर में नहीं होते हैं तो आप यह फल खाया कीजिए। राजलक्ष्मी जी धीरे से बड़बड़ाई, हाँ ये भी हमको खुद काट कर खाने पड़ेंगे, यहाँ है ही कौन जो हमारे लिए कुछ करने वाला है। नवीन ने गुस्से से अपनी माँ का मुंह देखा। वह आंचल के पीछे पीछे तुरंत कमरे में गया तो आंचल कहने लगी, आज तो नवीन मुझे बहुत थकान हो रही है, तुम कुछ बाहर से मंगवा लो। नवीन ने आंचल से कहा, आंचल बाहर से मत मंगवाओ, माँ को पसंद नहीं है। अभी वह मुझसे कह रही थी, जैसे भी हो थोड़ा सा घर में ही बना लो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। आंचल उठकर बाथरूम से हाथ मुंह धोकर आई और कपड़े बदलकर रसोई में पहुंच गई। पीछे से नवीन भी आ गया और वह सब्जी काटने लगा और आंचल आटा तैयार करने लगी। राजलक्ष्मी जी ने आकर रसोई में देखा तो उल्टे कदम लौट गई और गुस्से में बोली, बस भगवान, यही दिन दिखाने बाकी रह गए थे कि बेटा सब्जी काट रहा है। मैंने कभी नवीन के पिताजी से कोई काम नहीं करवाया। जब आंचल ने अपनी सासू माँ को गरम गरम खाना दिया तो उनका मुंह बना हुआ देखकर आंचल को बुरा लगा। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है। उसने नवीन से भी पूछा, मगर उसने कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह रोज की तरह आंचल ने उठकर नाश्ता खाना तैयार किया और जब ऑफिस जाने लगी तो सासू माँ से कहा, मम्मी जी आपके लिए जो फल लाकर रखे थे वह खा लीजिएगा और दोपहर में खाना भी खा लीजिएगा। यह बात सुनकर राजलक्ष्मी जी के चेहरे पर एक गुस्सा था जो आंचल को भी नजर आ रहा था, मगर वह चुपचाप चली गई। नवीन धीरे से अपनी माँ से कहा, वह आपका ख्याल रखने का कोई कमी नहीं कर रही है, मगर आपको नजर नहीं आ रहा है, इतने में भी आप खुश नहीं हो। नवीन भी ऑफिस चला गया और राजलक्ष्मी जी ने रोते रोते कविता को फ़ोन लगा दिया। कविता बेटा, मेरा दिल तो बहुत दुखी हो रहा है। कल तो मेरा बेटा सब्जी काट रहा था, कह रहा है ये नौकरी नहीं छोड़ेगी, वह तो जोरू का गुलाम है और माँ की कोई फिक्र नहीं है। कविता ने भी तुरंत आग में घी डालना शुरू कर दिया। माँ, मैं इसीलिए तो कह रही थी कि आप वापस गाँव चली जाओ, यह लोग भला आपकी सेवा कहाँ कर पाएंगे। गांव में लोग आपका इतना सम्मान करते हैं और खेती भी पैसा आपको मिलता है। यहाँ रहोगी तो उसे सब पर नजर कौन रखेगा। मैं तो सोच रही थी अगले महीने गांव आऊंगी, मगर अब कैसे आ जाऊंगी। माँ, मेरा तो मायका ही खत्म हो गया।
राजलक्ष्मी जी तुरंत कहने लगी, बेटा तू सही कह रही है, मैं गांव में चली जाती हूँ। इससे तो अच्छा अपनी गरम गरम बनाकर खा लूँगी। किसी के अधीन रहने से तो अच्छा है। तो अगले महीने गांव आ जाना, तू चिंता मत कर, तेरा मायका अब भी वही है। नवीन और आंचल फिर से दोपहर में ही घर आ गए, जिन्हें अचानक देखकर राजलक्ष्मी जी चौंक गई, मगर उन्होंने सीधे मुंह बात नहीं की। नवीन ने अपनी माँ से कहा कि चलो माँ, आपको कहीं घूम कर लाते हैं, इसीलिए हम दोनों जल्दी आ गए। आंचल भी कहने लगी, हाँ मम्मी जी, चलिए तैयार हो जाइए। राजलक्ष्मी जी ने गुस्से में कहा, तुम लोग जाओ घूमने, मुझे तो अपने गांव जाना है। मैंने अपना बैग लगा लिया है, पूरे दिन घर में कोई रहता नहीं है। सोचा था बेटा बहू सेवा करेंगे, मगर इन दोनों को तो ऑफिस से सूझता है, बूढ़ी माँ की देख रेख की कोई फिक्र ही नहीं है। आंचल तो ये बात सुनकर चौंक गई और नवीन का चेहरा देखने लगी। नवीन ने कुछ कहने से पहले ही राजलक्ष्मी जी कमरे से अपना बैग उठा लाई और बोली, जिस घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं होती वह घर कभी फलता फूलता नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। आंचल ने गुस्से में कहा, नवीन तुम अपनी माँ को रोकते क्यों नहीं हो। आंचल के कहने पर नवीन तुरंत माँ के पास पहुँचा तो माँ में आंखों में आंसू लाकर बोली, मैंने सोचा नहीं था मेरे बहू बेटे ऐसे नालायक निकलेंगे। दूर के ढोल सुहावने होते हैं और पास आकर ही उनकी हकीकत पता चलती है। गांव से तो तुमने मुझे बड़े मान सम्मान मनोबल करके बुला लिया, मगर यहाँ कितनी इज्जत दे रहे हो तुम लोग। इज्जत होती तो ठंडी रोटियां नहीं खानी पड़ती, बहू नौकरी छोड़े तब तो गर्म रोटी मिले। अपनी माँ को दुखी देखकर तुम लोग भी सुखी नहीं रहोगे। मैं तो अपने गांव वापस जा रही हूँ। राजलक्ष्मी जी कंधे पर बैग टांगे खड़े अपने बेटे से कह रही थी। तभी आंचल बोली, भगवान जाने आपको खुशी किस बात से मिलेगी। जितना भी अच्छा कर लो आपके दिमाग में चढ़ता ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि यह सब क्यों कर रही हो आप। यह सुनकर राजलक्ष्मी जी हैरान हो गई, मगर फिर भी वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। नवीन ने बहुत जिद की, मगर वह नहीं मानी। उसने कहा कि आपको मैं गांव छोड़ दूंगा। तो राजलक्ष्मी जी कहने लगी, अरे तू और बहू जाकर अपना ऑफिस देखो, माँ को देखकर क्या करेगा। आंचल ने ये सुना तो वह भी दंग रह गई। राजलक्ष्मी जी ऑटो में बैठकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गई और अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। पता चला कि ट्रेन लेट हो रही है और अब रात होने वाली है। उन्हें अकेले स्टेशन पर घबराहट होने लगी तो उन्होंने अपनी बेटी कविता को फ़ोन किया। कविता ने जैसे ही फ़ोन उठाया और पूछा कि माँ तुम गांव पहुंच गई ना, तो राजलक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं बेटा, मैं तो स्टेशन पर बैठी हूँ और पता नहीं ट्रेन कब आएगी। मैं सोच रही हूँ कि तेरे यहाँ आ जाती हूँ, फिर तेरे साथ ही गांव चली जाऊँगी। यह सुनते ही कविता के होश उड़ गए। राजलक्ष्मी जी ने जैसे ही कविता का पता पूछा तो कविता कहने लगी, अरे माँ, मेरे घर कैसे पहुँचोगी, मेरा घर तो वहाँ से बहुत दूर है। तो राजलक्ष्मी जी ने तुरंत कहा कि बेटा ऐसा कर, तू दामाद जी को भेज दे, वह मुझे ले जाएंगे। तो कविता ने फिर से कहा, अरे माँ, वह तो शहर में ही नहीं है, ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, और आप ऐसे आओगी तो मेरी सास क्या कहेगी। वह भी आपकी तरह पुराने ज़माने की है, आपको देखते ही कहेगी कि माँ बाप को बेटी के घर कभी नहीं आना चाहिए। राजलक्ष्मी जी ने कहा, तो बेटा मुझे लग रहा है स्टेशन पर नहीं रात बितानी पड़ेगी। यह सुनकर कविता ने कहा कि अरे माँ, डर की क्या बात है, स्टेशन पर तो इतने सारे लोग होते हैं। यह सुनकर राजलक्ष्मी जी हैरान रह गई कि जो बेटे बहू के घर में अकेले रहने पर मेरी इतनी फिक्र करती थी, अब वह मुझे स्टेशन पर अकेले छोड़ने के लिए तैयार है। नवीन को कहूँगी तो अभी दौड़ा चला आएगा। धीरे धीरे स्टेशन पर सन्नाटा होने लगा और राजलक्ष्मी जी इधर उधर देखने लगी। सर्दी के दिन थे और अब धीरे धीरे स्टेशन पर लोग कम हो रहे थे। ट्रेन के आने पर भीड़ उतरती और चली जाती। उन्होंने जाकर पूछा तो पता चला कि ट्रेन अब नहीं आएगी। यह सुनकर तो उनके होश उड़ गए। स्टेशन दूर तक खाली नजर आ रहा था। जब उनकी घबराहट बढ़ने लगी तो तुरंत नवीन को फ़ोन किया। रात के 10 बजे उनका फ़ोन देखकर नवीन चौंक गया। फ़ोन उठाते ही माँ ने कहा, बेटा ट्रेन तो सुबह आएगी, मुझे यहाँ डर लग रहा है, तू मुझे लेने आ जा। नवीन और आंचल तुरंत गाड़ी लेकर स्टेशन पहुँच गए और उनको गाड़ी में बैठाकर घर ले आए। घर आने के बाद आंचल ने कहा, माँ जी आपने कुछ खाया नहीं होगा, मैं अभी कुछ बनाकर लाती हूँ। तो राजलक्ष्मी जी ने कहा, अरे बहू, इस वक्त कहाँ तू रसोई में खाना बनाएगी,
फिर सुबह तुझे ऑफिस भी तो जाना है। तुम्हारे शहर में रात को भी खाना ऑर्डर होता है क्या? सुनकर आंचल मुस्कुराई और उसने तुरंत अपनी सास के लिए खाना ऑर्डर कर दिया। आधे घंटे में खाना आया तो भूखी राजलक्ष्मी जी खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद उन्होंने बहू के सिर पर हाथ रखकर कहा, बहू तू उस बेटी से अच्छी है जिसको मैंने फ़ोन किया और कहा कि मुझे स्टेशन पर लेने आ जाओ, और उसने मुझे कहा कि वह मुझे अपने घर में नहीं रख सकती, इसीलिए मुझे स्टेशन पर रहना पड़ेगा। नवीन मुझे अकेले भी लेने आ सकता था मगर तू साथ आई। उसने मेरे दिमाग में जो तेरे प्रति नफरत पैदा की थी अब मुझे सब समझ में आ रहा है। यह सुनकर नवीन और आंचल दोनों माँ को हैरानी से देखते रह गए और फिर राजलक्ष्मी जी ने उनको सब कुछ बता दिया। कविता ने यह सब कुछ खेती से मिलने वाले पैसों के लिए किया था जिससे कि माँ गांव में ही रहे, क्योंकि राजलक्ष्मी जी हर महीने जब कविता आती थी तो उसको पैसे देती थी और अनाज भी देती थी। राजलक्ष्मी जी ने कहा, बहू मैं तो बेकार में ही तुझे नौकरी छोड़ने की उम्मीद कर रही थी, जबकि तू नौकरी करते करते भी मेरे लिए कितना कुछ करती है। मेरा भी तेरे लिए फ़र्ज़ बनता है, आखिर मेरा शरीर खराब थोड़ी हुआ है। गांव में भी तो मैं सारे काम अपने आप करती हूँ, तो फिर पता नहीं यहाँ आकर मुझे क्या हो गया। फिर राजलक्ष्मी जी ने दोनों को गले से लगा लिया और कहा, अच्छा हुआ जो मैं रेलवे स्टेशन चली गई थी, वरना कविता का असली चेहरा कैसे देखती। दुख तो हो रहा है कि मेरी बेटी ऐसी है, मगर मेरी बहू इतनी अच्छी है जो किसी हीरे से कम नहीं है। इससे सच्चा सुख नहीं हो सकता। आज भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे तेरे जैसी बहू मिली। नवीन और आंचल दोनों मुस्कुरा रहे थे और अब राजलक्ष्मी जी को आंचल की नौकरी से कोई परेशानी भी नहीं थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।